करंटली हमारी इंडियन इकोनॉमी कौन से फेज में है? अभी तो ऑफ कोर्स मार्केट्स ने बहुत करेक्शन देखा है लास्ट 3-6 मंथ से, बट ये ऑफ कोर्स ग्लोबल के कारण भी है. गोल्डमैन सैक्स हैज रेज्ड द रिसेशन पॉइंट वेयर दे आर सेइंग रिसेशन विल बी 35% इन द यूएस. कोई भी एक सिंपल पर्सन की साइकिल्स आइडेंटिफाई कैसे कर सकता है? सो इसमें मैं बोलूँगी 3-4 चीज़ें हैं. हमें लगता है अरे ये साइकिल एकदम डाउन टर्न में इतना लो, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता है. लेट्स गेट इनटू दैट. तो ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है वो बेस्ट परफॉर्मिंग नेक्स्ट ईयर होएगा. वो लॉजिक नहीं होता है. So how do we identify whether a company is at the right value to enter at this point? एवरेज वैल्यूएशन, राइट. कोई भी स्टॉक में, राइट, इवन इफ द कंपनी इज ग्रेट, अगर आप वैल्यूएशन नहीं देखते हो कंपनी का, then you can get into the valuation trap. एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसमें है इन्फोसिस. 2000 से 2006 अगर उसकी जर्नी देखी जाए, उसका पैट ग्रोथ अराउंड 30-35% था, विच इज़ ब्रिलियंट. बट उसका प्राइस इन 2000 पीक पे था. सो वो पीक पे अगर किसी ने इन्फोसिस खरीदा होता तो 2000 से 2006 में उसके कोई पैसा ही नहीं बनता. So what are the 3 or 4 key parameters that I should check before investing in a company? मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी. बहुत सारी बिजनेसेस फेल होती है क्योंकि मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज रहते हैं उसमें. Hi everyone, greetings for the day. I am Ms. Zeel Doshi Thakkar and I welcome you all to this podcast. My dear audience, आप सबने इकोनॉमिक साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स, उन सब के बारे में तो ज़रूर सुना होगा. चलो आज जानते हैं कि वो हमारे पोर्टफोलियो को कैसे इम्पैक्ट करते हैं एंड हम कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं फ्रॉम मिस नेहा जैन. So Miss Neha, I welcome you to this podcast. Thank you, Jeel, for having me here. I'm really excited to do this. Okay, amazing. So Miss Neha, almost 15 years ago, you mastered from London School of Economics. From there, how has been your journey in the markets? So, जील मैं बोलूँगी कि ये बहुत ही अच्छी जर्नी रही है. 15 साल मुझे इतने सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और इतनी सारी चीज़ें मैंने सीखी है फाइनेंशियल सर्विसेज में, ये पूरे मेरी जर्नी में. पर 2 चीज़ें हैं जो मैं बहुत ही पैशनेट हूँ और इसी कारण मेरा ये जो वेल्ट्रस कैपिटल सर्विसेज का रिसर्च डेस्क है वो उसका फॉर्मेटिव उसी के कारण है, विच इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक्विटी रिसर्च. आई एम वेरी वेरी पैशनेट कि ये 2 सेक्टर्स हम कैसे इसको देखते हैं, समझते हैं और उस हिसाब से स्पेशली एक इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी में जिसमें साइकिल्स इतना महत्व रखता है, हम उसको कैसे पहचानते हैं और उसमें फिर हम स्टॉक्स कैसे पहचानते हैं. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मेरे लिए. आपने कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो ट्रेंड्स, राइट. सो हाउ डू यू सर्च अबाउट देम? सो इंडिया जैसी कंट्री में, राइट, ओवर हम इतने सालों में अगर देखते हैं तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे 3 मेन साइकिल्स रहते हैं कोई भी स्टॉक पहचानने में, विच इज़ वन इज़ इकोनॉमिक साइकिल, जो हमें पूरी इकोनॉमी के बारे में बोलता है कि अभी हमारा इकोनॉमी कहाँ पे है, रिकवरी मोड में है, रिसेशन में है, पीक पे है या ग्रोथ फेज में है. फिर सेकंड होता है सेक्टर साइकिल्स. इसमें हमें पता चलता है इकोनॉमी तो कैसी चल रही है वो एक चीज़ है, बट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, राइट, डिफरेंट सेक्टर्स उस इकोनॉमिक फेज में कौन से सिनारियो में है, वेदर ये अपवर्ड ट्रेंड में है, लो में है, मतलब ये सेक्टर अभी नहीं चलने वाला है. तो वो हमें वो सेक्टर साइकिल बताता है. और फिर होता है बिजनेस साइकिल. तो वहाँ पे हम इंडिविजुअल कंपनीज को देखते हैं कि अभी हमने फिगर आउट कर लिया कि चलो आज अभी हम सोच रहे हैं कंजम्पशन एज अ सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है. तो उसमें फिर गोइंग इनटू द बिजनेस कि ये बिजनेस का कौन सा साइकिल चल रहा है, वेदर वो एक ग्रोथ फेज में है, इंट्रोडक्टरी फेज में है, या वो मैच्योर फेज में पहुंच चुका है वो बिजनेस, या वो री इन्वेंट कर रहा है अपने आप को, या वो डिक्लाइन फेज में है. सो दीज आर द 3 एसेंशियल के इकोनॉमिक मैक्रो वाइज. सो हम लोग अपनी रिसर्च करते हैं वो है टॉप डाउन और फिर बॉटम अप. सो टॉप डाउन में हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री और सेक्टर कैसे चल रहे हैं और इकोनॉमी कैसी चल रही है, और फिर हम उस इंडस्ट्री में हम बिजनेस देखते हैं फ्रॉम अ बॉटम अप पर्सपेक्टिव. ओके,
सो मिस नेहा, आई ऑफन वंडर कि क्या मेरी इकोनॉमिक साइकिल और क्या मेरी शेयर मार्केट की साइकिल दोनों हैंड इन हैंड चलती हैं? टू बहुत एक्सटेंड तो हाँ, ऑफ कोर्स हैंड इन हैंड चलती है. जब इकोनॉमी अच्छी कर रही है तो सेक्टर्स भी इन जनरल अच्छे करते हैं. पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, राइट. हमने बूम फेजेस देखे हैं और उसमें कोई अंडरलाइंग सेक्टर्स अच्छे नहीं करते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री और उसके जो बिजनेसेस होएंगे वो शायद जैसे बिजनेस वो मैच्योर्ड स्टेज में होएगा या डिक्लाइन स्टेज पे होएगा. इट्स नॉट री इन्वेंटेड इटसेल्फ. सो दो दे आर यूजुअली वर्क इन द सेम ट्रेंड, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी. ओके, सो कैन यू गिव मी सम रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ दिस जहाँ पे हमारी इकोनॉमी तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन ये पर्टिकुलर सेक्टर्स वर्क नहीं किए, या वाइस वर्सा कि भाई Right. इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही थी लेकिन फिर भी कुछ सेक्टर्स है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया? सो स्पेशली अभी जैसे कोई इकोनॉमी रिसेशन में है, राइट. बट जैसे अपने डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, सो फार्मा, कंजम्पशन, यूटिलिटीज़, ये यूजुअली इवन इन अ बैड इकोनॉमी ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, राइट. आई मीन यू कैन नॉट रियली बी विदाउट हेल्थ केयर और कंजम्पशन. तो ये ऐसी सब सेक्टर्स हैं जहाँ पे इवन इन अ वेरी स्लैक इकोनॉमी या एक रिसेशनरी इकोनॉमी में यूजुअली दीज सेक्टर्स अच्छे ही परफॉर्म करते हैं, राइट. अंडरलाइंग अच्छी होती है. वहीं पे जैसे ये ऐसी इकोनॉमी, कैपिटल गुड्स या ऑटो सेल्स, ऐसी सब चीज़ें में, ऐसी सब इंडस्ट्रीज में Which is we a may luxury see or exactly something that discretionary can items be की yes, something like which is discretionary or something जहाँ पे डिले हो सकता है, राइट, उसका बाय. So those sectors will definitely not perform during such a phase. सो करंटली हमारी इंडियन इकोनॉमी कौन से फेज में है? सो आई वुड से अभी तो ऑफकोर्स मार्केट्स ने बहुत करेक्शन देखा है लास्ट 3-6 मंथ से, बट ये ऑफकोर्स ग्लोबल के कारण भी है. लाइक लॉट ऑफ मैक्रो ट्रेंड्स दैट आर फेजिंग आउट फॉर आवर इकोनॉमी, which are because of the US tariffs, FIs are pulling out money, the Indian economy ने बहुत अपना करेंसी depreciate होते देखा है. So वो पैसा जो FIs वो इधर इन्वेस्ट करते हैं, that is not adding up, the returns are not adding up versus global assets. सो ये सब चीज़ों के कारण हमने देखा है कि अभी लास्ट 6 मंथ से थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट्स में. एंड ऑफकोर्स मार्केट में वो टाइम बहुत फ्रॉथ भी था. बाय सितंबर, अक्टूबर वी वर इन अ मार्केट विच वाज Everything was overvalued, right? very Everyone was talking overvalued. about it. And we really believe कि कोई भी स्टॉक में, राइट, इवन इफ द कंपनी इज ग्रेट, अगर आप वैल्यूएशन नहीं देखते हो कंपनी का, then you can get into the valuation trap, which should not happen. So valuation plays a very important role when you're doing your bottom up research, right. When you see the trend, it's one thing, but आप जब bottom up देख रहे हो और कोई भी अच्छी कंपनी को भी आपने बहुत overvalued खरीद लिया, तो वो कंपनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपको काफ़ी कम रिटर्न दे सकती है. एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसमें है इन्फोसिस. 2000 में इन्फोसिस 2000 से 2006 अगर उसकी जर्नी देखी जाए, उसका पैट ग्रोथ अराउंड 30-35% था, विच इज़ ब्रिलियंट व्हेन यू लुक एट अर्निंग्स ग्रोथ एंड पैट ग्रोथ, राइट. बट उसका प्राइस इन 2000 पीक पे था. ओके, सो वो पीक पे अगर किसी ने इन्फोसिस खरीदा होता तो 2000 से 2006 में उसके कोई पैसा ही नहीं बनता. और जब ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ थी और अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ, 30-35% इज गुड प्रॉफिट ग्रोथ फॉर एनी कंपनी. सो वी डू नॉट बिलीव कि कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी को कहीं भी खरीद लो तो आपका उसमें पैसे बनेंगे. अगर वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच्ड है और आप वो कंपनी खरीद रहे हो, वो कौन से साइकिल में खरीद रहे हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना मार्केट में. सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो. और ये मैंने ओवर द ईयर्स वी हैव रियलाइज कि मार्केट बहुत रिएक्ट करता है इवन इन अपटर्न्स एंड डाउन टर्न्स. सो ये मार्केट को जानना और वही टाइम वो स्टॉक खरीदना इज़ वेरी वेरी इट्स क्रूशल, बिकॉज आप या तो वैल्यूएशन ट्रैप में फंस जाओगे. करंटली फ्रॉम अ 3 to 5 year perspective, right, India is slated for very high growth. Our demographics are looking good.
there are some 4-5 sectors which are looking really good from here on. If I have to name them, they are consumption as a sector, I feel, Right, because of of the population and population, our our income income levels, growth. Right. people are wanting to spend on good things, right? You see, like, everybody wants to spend money today. I It's agree. not the same it was 10 years back, right? People want to travel, so all of this is consumption linked. So consumption as a story, I feel, for the next 3-5 years, if you ask me short term, there will be pressures. Market में pressure होने वाला है for very short term, right? Because we have just come out of a frothy market. So there may be little volatility because we are dependent on US as an economy, right? There is US में Goldman Sachs has raised the recession point where they are saying recession will be 35%. There will be recession in the US. So when there is global economy has issues, India gets impacted. To that certain extent, for the shorter term, there is impact. But if you ask me, if you're an investor for the next 3-5 years, मुझे लगता है Indian economy has lots to offer, especially what I was coming to sectors. Consumption is a big sector we are betting on. Right. Infrastructure, we are already seeing it. There is a lot of spend on infra, our railways, our infra, there's lot of focus on infra as a category. So infra से भी उससे बहुत सारी ancillary industries जुड़ी हुई रहती है, right? So of Right. course not only infrastructure, वो तो मैं आपको as a broad industry Right. बता रही हूँ, but I mean there are a lot of sub sectors to infra also. उतना ही cement जाएगा, उतना steel. So all this production will increase, and there'll be further growth in these sectors also. Right. So in from the next 3-5 years, infra consumption, and a very good sector could be financial services, because कोई भी economy को growth economy बनाने के लिए financial services बहुत interesting होते हैं, but उसमें there are some sectors which are very risky, जैसे small finance banks, etc. So I would say private banks, or those sectors will be a little better to look at. In the financial service space also, there may be some divide there. Okay, great. So, Sneha ji, कोई भी एक सिंपल पर्सन, एक ऑर्डिनरी पर्सन, ये साइकिल्स आइडेंटिफाई कैसे कर सकता है कि ये स्टॉक मार्केट में अब ये साइकिल आएगा या ये सेक्टर में ये साइकिल आएगा? हाउ कैन दे आइडेंटिफाई? सो इसमें मैं बोलूँगी 3-4 चीज़ें हैं. जैसे सेक्टर में टेलविंड्स या हेडविंड्स होते हैं. नाउ समझो अपना इकोनॉमिक तो हमने डिस्कस कर लिया, मैक्रो इकोनॉमिकली इंडिया अगर गुड फेज में है, हमें लग रहा है नेक्स्ट 3-5 ईयर्स में बहुत ग्रोथ है बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक्स एक्सेट्रा. अभी जब हम सेक्टर की बात करते हैं, राइट, और उसको हम कैसे परखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होएगा या कौन से सेक्टर्स अच्छे करेंगे. सो उसमें 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि गवर्नमेंट एलोकेशंस कहाँ पे कर रहे हैं, राइट. जैसे वाई कंजम्पशन आई सेड, राइट, जैसे हमें more disposable income in the hands of the taxpayer, right? We can see these are simple policies that are coming in, right? So जैसे government policies को अगर हम देखें, फिर overall history में भी जाके देखें कि कौन से टाइम पे कौन से sectors ने अच्छा किया है, depending on the underlying means of this, like historical data the government spends, fiscal policies, जैसे interest rates हैं, जब वो घटते हैं तो कौन से सेक्टर्स को फ़ायदा होता है. ऑफ कोर्स जब इंटरेस्ट रेट्स घट रहे, फाइनेंशियल सर्विसेज इज अ नो ब्रेनर, राइट, बिकॉज उतने ही लोन्स चीपर हो जाएंगे, सो दे विल डू वेल. सो ऐसे वी हैव टू सी फ्रॉम अ मैक्रो ट्रेंड कि क्या ओवरऑल एक्शंस, आरबीआई एक्शंस, एग्जैक्टली फिस्कल पॉलिसी वी हैव टू रिड्यूस कि कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छी करेगी. अभी विद इन इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स सब सेक्टर्स, एंसिलरी इंडस्ट्रीज, विद इन इंडस्ट्रीज हमें ये देखना है कि कौन से सेक्टर्स vis-a-vis the other broader sectors, right? जैसे अभी ये फेज में है जहाँ पे IT में actually be a little impacted because of the global US tariffs, right? Because अगर US रिसेशन में जाता है, सबसे ज़्यादा हर्ट किसको होएगा? IT एज अ सेक्टर, बिकॉज हम अपनी सर्विसेज काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत हद तक US बेस्ड एक्सपोर्ट करते हैं ना, हमारे IT सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत, वहाँ पे आपको वो एग्जैक्टली वो इंडस्ट्री में बट लेट्स से इन द नेक्स्ट 9-10 months वहाँ पे कुछ चेंज हो गया और फिर अर्निंग्स रिड्यूस हो गई, पर वैल्यूएशंस भी आपके नीचे आ गए बिकॉज हमें लग रहा है कि ये सेक्टर फॉर सम टाइम अच्छा नहीं करेगा. बट लेट्स से मैक्रो लेवल पे कोई टेलविंड्स हैं,
मतलब गवर्नमेंट ने कुछ इंड्यूस किया ये सेक्टर को अच्छा करने के लिए, तो ये हो सकता है आपका डाउन पॉइंट ऑफ बाइंग इनटू दैट साइकिल। समझ रहे हो? सो एट दैट टाइम इफ हम वो कंपनी को अगर पिक कर लेते हैं, तो आपने एक ऐसी कंपनी को पिक किया जहाँ पे अर्निंग्स रिड्यूस हो रही थी, वैल्यूएशंस कॉम्प्रेस हो गए, बट मैक्रो टेलविंड्स के कारण आपको लग रहा है ये इसका सबसे लो पॉइंट हो सकता है, वेयर यू वांट टू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन दैट कंपनी। सो आई थिंक रीडिंग मोर अबाउट द इकोनॉमी, अबाउट द एक्शंस, वो सबसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट which is this phase going on and where I want to go. Right. Okay, so स्नेहा जी, अभी आपने कहा कि based on India's demographics particular sector है जो grow हो सकते हैं। चलो हमने ये समझ लिया कि सेक्टर्स को भी, बट अब अगर इसमें से मुझे कोई कंपनी आइडेंटिफाई करनी हो, सो व्हाट आर द 3 or 4 की पैरामीटर्स दैट आई शुड चेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी? राइट, तो मैंने जैसे बोला आपको इकोनॉमिक और अपना साइक्लिकल वो तो ट्रेंड हो गया, बट जब हम एक बिजनेस को देखते हैं राइट, उसमें बॉटम अप रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर तो आपने टॉप डाउन कर लिया, समझ लिया क्या है मैक्रो ट्रेंड्स, बट जब आप बॉटम अप रिसर्च करते हो राइट, आपको 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है टू अंडरस्टैंड वो बिजनेस कैसा है, राइट। तो वो बिजनेस की इंटेग्रिटी या बिजनेस कैसा करेगा वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। एक तो ROC ही, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यूजुअली ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं ROC एटलीस्ट 15% से ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर, राइट। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15% तो ROC है, कम से कम है, हाँ कम से कम है, या वो तो हमें देखना ही है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि ये लोग जो अपना कैपिटल है वो एफिशिएंटली डिप्लॉय कर रहे हैं कि नहीं, राइट, उसको यूटिलाइज एफिशिएंटली कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सिंपल है, और ये हम क्यों बोलते हैं, जैसे सिंपल ना, आप आपकी इन्वेस्टमेंट पे एटलीस्ट इतना रिस्क ले रहे हो तो 15% तो एक्सपेक्ट करते हो, तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो ये लोग एटलीस्ट वो कैपिटल जो डिप्लॉय कर रहे हैं उस पर 15% तो कमा पा रहे कि नहीं कमा पा रहे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट फैक्टर। फिर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, बहुत सारी बिजनेसेस फेल होती है क्योंकि मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज रहते हैं उसमें। तो जब आप स्पेशली आप जब डेटा कम अवेलेबल है, वैसे वो मैनेजमेंट ने इतने सालों में बिजनेस कैसे चलाया है, उसकी इंटेग्रिटी कैसी है, उसकी खुद के एथिक्स क्या है, वो एक बहुत भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज वो ही एक अच्छा मैनेजमेंट एक अच्छा बिजनेस कर पाएगा आइडियली, राइट। सो गुड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर थर्ड आता है उसकी वैल्यूएशंस क्या है। यू कैन नॉट बाय अ गुड कंपनी एट हाई वैल्यूएशन, फिर वो कितनी भी अच्छी कंपनी होए, अगर आपका वैल्यूएशन बहुत हाई है तो कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, you have ended up paying a very high valuation for that company. And of course clean balance sheets, मतलब balance sheets cannot be unclean or बहुत ज़्यादा debt है। So these are very basic things that one has to check जब एक कंपनी रिसर्च कर रहे हैं। सो बॉटम अप रिसर्च फॉर कंपनी लेवल इज़ वेरी वेरी मीनिंगफुल। सो स्नेहा जी, क्या आप मुझे ये सेक्टर इन्वेस्टिंग, बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग कोई रियल लाइफ केस स्टडी के थ्रू बता सकते हो जहाँ पे आपने ये ट्राई किया हो एंड इट टर्न्ड आउट वेरी वेल? राइट, सो हाँ, हमारे पास तो ऑफकोर्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इस पे, पर मैं एक आध एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जहाँ पे हमने LT फूड्स लिया था, ठीक है, ये एक बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ राइस है, सो इट्स अ वेरी गुड कंपनी, लार्ज कंपनी, एक्चुअली द बिगेस्ट राइस मैन्युफैक्चरर। और इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे ये बंद कर दिया था कि एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो आप राइस, ओके, फॉर लोकल कंजम्पशन। तो 2-3 महीने एक्चुअली देयर वाज नो एक्सपोर्ट, ओके। सो हमने ये कंपनी ये टाइम पे एंटर की थी जहाँ पे वो बंद लगाया हुआ था, राइट। सो द कंपनी ऑफ कोर्स वाज गोइंग थ्रू अर्निंग्स में टर्ब्यूलेंस था, डाउनटर्न था, एक्सेट्रा। तभी हमने ये कंपनी आइडेंटिफाई करके हमने उसमें इन्वेस्ट किया था। और जब 2-3 महीने 4 महीने के बाद गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट का रूल चेंज कर दिया, तभी सो व्हेन द कंपनी वाज गुड, ये लो पी पे कंपनी थी, इतनी कोई हाई वैल्यूएशन नहीं था वो टाइम कंपनी का, अर्निंग्स डिप्लीट हो रही थी, कॉम्प्रेशन ऑफ पी था, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ ये मैक्रो टेलविंड, जहाँ पे गवर्नमेंट ने फिर एक्सपोर्ट का उनको अलाउ किया,
राइट, वो रिस्ट्रिक्शन Right. निकाल दिया, तो उसके कारण दिस होल थिंग, राइट, द साइकिल टर्न फॉर देम एंड द कंपनीज और ह्यूज गेन्स. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सेक्टर जब, और दिस इज अ कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में आता है बिकॉज इट्स बासमती राइस, दैट्स व्हाई इट इज कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी. It's the expensive rice, not the local rice, right? समझा. Not yeah. So that's why ये जो, because that's why it's export focused, right? So Okay. ये जब हम ऐसी companies लेते हैं, right, and then we ride that wave and then we see whether these are growth companies we want to keep in our portfolio या हमें उनको exit करना है. Depends on that. Eventuality में जब हमने वो cycle enter किया तो हमने देखा कि ये opportunity है. But आपने कहा कि आपने जब एंटर किया तब ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स बंद उनको बैन कर देता कि यू कांट एक्सपोर्ट. यू एंटर्ड एट दैट पॉइंट. Yeah, but because we are very sure कि गवर्नमेंट इसमें चेंज लाएगा ही लाएगा. ओके, सो यू वर एक्सपेक्टिंग कि शायद ये रूल चेंज होगा. होगा ही होगा. या राइट. सो दैट्स वेयर आई एम सेइंग वो मैक्रो, एज लॉन्ग एज यू कैन टेल कि वो टेलविंड्स के कारण उसमें जो ग्रोथ आएगी दैट कैन बी एक्सपोनेंशियल, देन एंटरिंग सच अ स्टॉक में ब्रिंग वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स. ओके, सो अगर मुझे इसके बारे में और रीड करना हो और जानना हो, मैं कहाँ रीड कर सकती हूँ या वेयर आई कैन लर्न मोर अबाउट इट? नो, सो एज आई सेड, राइट, अभी हम बॉटम अप की बात कर रहे हैं, राइट. हमने ये LT फूड्स पकड़ा ही क्योंकि ये इश्यूज थे, राइट. बट ये हम इधर तक आए क्यों? बिकॉज वी वर प्रॉब्ली पॉजिटिव ऑन कंजम्पशन एज अ सेक्टर, राइट. जैसे अभी है, वी हैव सीन कंजम्पशन बीइंग हिट वेरी बैडली बिकॉज रूरल डिमांड एक्चुअली लो हो रही है. बट विद इन दैट, यस, रूरल डिमांड एक्चुअली नंबर्स जो आए थे, लॉट ऑफ ऑल दीज FMCG कंपनीज have seen no growth. Actually, last 6 months, consumption as a sector has gotten beaten down as a sector only. But if within that, now if we feel, right, that consumption as a sector will do very well, so these why we can see, because we have not seen growth because of competition, etc., rural wise. But agar hame lag raha hai nahi, consumer discretionary will do well because urban people's needs are very different, right, or they're growing, then we can pick that as a sector and see कि ये sector से किस part में growth आएगी, and then identify that business depending on the various other parts that I mentioned. So ये है ना where of course it's very detailed, right? ये तो एक example है, but ऐसे कई examples है, like business of CDMO. एक company थी Newland, which we bought at a time when कोई भी CDMO की बात ही नहीं कर रहा था. But then there was this wave of globally हमें हमने identify किया था और फिर we bought into that company. Okay. So ऐसे बहुत सारे examples है over so many years, 15 years of my journey in the financial services business, and over seeing various cycles, upsides, downsides, downturns, economic cycles changing, various sectors becoming dominant and others not. So इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे I can give more and more examples जो हमने हमारे course में भी दिए हैं, which we are teaching. So I feel like if you want to learn more with more examples, of course you can attend one of our courses. Okay. Yeah. Now, my one more concern is कि जैसे अगर मैं बिजनेस साइकिल समझूँ, जैसे हमारा आज का ये टॉपिक है कि हम पहले मैक्रो ट्रेंड्स को समझें एंड देन वी गो टू द कंपनी एंड ऑल, but there would be some inherent risk also with business cycle investing. What if what I'm trying to study is going wrong, or what if it does not perform the way it is expected? Right. So what are some of the risks and how can I manage them? When we said structural versus cyclical issues, so समझिए अगर हम बिजनेस साइकिल में हम जब साइकिल ट्रेंड्स देख रहे हैं, कोई हमें लगता है अरे ये साइकिल एकदम डाउनटर्न में, अभी तो ये ऊपर ही जाएगा, like steel for example, last 3 years से steel as a output, right, as an industry has not done well. Okay. So वो है ना, उसका जो स्टील का ये है ना प्राइस, it has actually created more lows last 2-3 साल से. So अगर हमें लगता है कि नहीं यार अभी तो इतना लो, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता है, let's get into that, so ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है वो बेस्ट परफॉर्मिंग नेक्स्ट ईयर होएगा, वो लॉजिक नहीं होता है. उसमें टेलविंड्स क्या है,
कहीं से कोई गवर्नमेंट पॉलिसी दिख रही है जो चेंज करने वाला है, या कुछ ग्लोबली ऐसा दिख रहा है कि ये प्रोडक्शन ज़्यादा होएगा, तो वो भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है. जस्ट बिकॉज आपने एनालाइज किया है ये बिजनेस में अभी बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रही है और अभी 1 साल में थोड़ा बेटर हो जाएगा तो मैं ये सेक्टर में चला जाता हूँ. सो ये देखना ज़रूरी है वेदर वो स्ट्रक्चरल है कि साइक्लिकल है. अगर साइक्लिकल है तो ठीक है, अगर स्ट्रक्चरल इशू है तो आप उसमें एंटर करोगे तो inherent issue in that sector or company. Exactly, which may take little longer. So if you are going to, because in a business, right, अगर आप बहुत जल्दी एंटर हो जाते हो तो आपका टाइम पीरियड विल बी वेरी लॉन्ग, और वो पीरियड में यू वुड अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा, राइट. तो यू कैन बी टू अर्ली ऑल्सो और टू लेट. लाइक अभी बूम हो गया आईटी का और फिर पी बहुत ऊपर चला गया और फिर आप एक बहुत अच्छी कंपनी में भी एंटर कर लोगे तो ऐसा नहीं हमें पैसे पैसे नहीं कमा पाओगे उसमें. तो दैट इज फॉलोइंग हर्ट, राइट, बिकॉज आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जहाँ पे पूरी दुनिया इन्वेस्ट कर रही थी, सोच के नहीं ये बहुत ही सुपर कंपनी है, होएगी भी. हम पैड ग्रोथ, इन्फोसिस, ग्रेट कंपनी, राइट, बट देयर हैज बीन अ पीरियड वेयर पीपल हैव नॉट मेड एनी मनी. No one will talk about that, right? And 6 years is a long time not to make money. So how do we identify whether a company is at the right value to enter at this point? See, average valuations, right? उसका peer set क्या है? So when you see PE is compared to the peer set. But as I said, आप सिर्फ न्यूमरेटर नहीं देख सकते, आपको डिनोमिनेटर भी देखना है. तो मैंने ऑलरेडी when we are doing bottom up research, I already mentioned that when we see ROCE, or we see, so we are seeing, right, consistent growth in earnings, or we are seeing consistent the earnings Profits plus are price, rising. दोनों अगर re-rate होएगा ना तब there is multifold returns to be made. So वो headroom होना चाहिए ना, पर वो growth और वो price का headroom होना चाहिए. अब बहुत महंगे में कुछ ले लोगे तो वो ज़रूरी नहीं है आप उसमें पैसा बना पाओगे. And how many stocks are ideal in a portfolio? So I would always say, the lesser the stocks, if you are very high, at least how we build our portfolios, right? We always say that, the lesser the stocks, we look at business cycles, but we look at putting higher weightage on very high conviction ideas. So we are very confident that we have entered the right business cycle and we are very convinced. Giving a good weightage to the high conviction ideas, that's where your alpha is going to come from. Right. So if you have 100 rupees and you have like 100 stocks, and if that one stock really does something for you also, but आपके portfolio का weight ही इतना कम है उसमें कि honestly at a CAGR और IRR basis आपका कोई return ही नहीं बना उसमें. Right, So आपकी जो भी बहुत high conviction ideas है उसमें आपका allocation at least 15-20% होना चाहिए if you're managing this just as at a portfolio level. I feel anything more than 25-30 stocks उससे अच्छा तो फिर better है कि आप stocks नहीं करो और आप mutual funds में ही चले जाओ, because 30-35 stocks is as good as a mutual fund. Right? Anything beyond 30-35. So, good 10-15 stocks if you're doing this on your own are enough in your portfolio. तो कितना ही ऐड करोगे, राइट? ओवर डाइवर्सिफिकेशन इट डजंट ऐड अप, एंड अंडर डाइवर्सिफिकेशन आल्सो मेक्स इट टू रिस्की. तो एनी मैसेज फॉर आवर ऑडियंस, जिनको अगर सीखना हो, समझना हो, लाइक व्हाट टिप्स और पॉइंट्स यू विल गिव टू आवर ऑडियंस? So I think wealth creation journey is a long term process. इतना सिंपल नहीं है कि बस हमने ये देख लिया और ये उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं which are very tricky. So it's a long drawn process और ये आपके experiences से better होता है. So you may make mistakes, but you should know when to cut off your mistakes also. You can't hold a company just on tips. So I think good research, understanding businesses yourself, and getting acquainted with sectors which you can understand, because it may not be कि आपको सब sectors समझ में आते हैं या all economic चीज़ें समझ में आएगी. So you can also do आपको क्या समझ में आ रहा है और उसमें आपको किस में if you're even able to find good 5-10 companies, right? You don't need to keep reinventing that wheel, right? You have to just ensure that those parameters that I mentioned वो ये companies में है, right, in the longer term, right? So I think wealth creation is a little long drawn process, or there's nothing like quick money. So you have to be patient in that journey.
Okay, this was a very Yes. helpful information. So thank you very much for Thank being you on our very much. podcast. It was a pleasure. So yes, my dear audience, I hope आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और आप हमसे क्या सुनना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, प्लीज पुट इन द कमेंट. वी विल ट्राई टू ब्रिंग दैट कंटेंट फॉर यू. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद अपसर्ज.